नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आधुनिक समाचार से। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज की जानी मानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ईशान्या राज जी। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। और आपके साथ ही मैं आपका और आपके टीम से जुड़े सभी मेंबर्स का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। तो मैम, पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि बिहार से प्रयागराज, फिर प्रयागराज में अपनी एक रेपुटेशन बनाना, एक अपने आप को स्टैंड करना, ये कितना मुश्किल रहा आपके लिए और कैसे अपने आप को आप यहाँ तक लेके आई हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि बेसिकली मैं बिहार से हूँ और यहाँ तक का सफ़र मेरे लिए बहुत लंबा और कठिन रहा है। मैं बिहार से हूँ, पर मेरी पढ़ाई जो है वो रांची से हुई है। कांके रांची में मेंटल हॉस्पिटल है, आप लोगों ने सुना होगा, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान। वहाँ से पढ़ाई होने के बाद में मेरा यूपी का, आज मैं जिस जॉब में हूँ, जिस प्रोफाइल में हूँ, पहला इंटरव्यू था पढ़ाई ख़त्म होने के बाद। उस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ। उस समय मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं अपने कंफर्ट जोन में, अपने क्षेत्र में रह करके, जहाँ पे लोग मुझे जानते हैं, मुझे लीड्स अच्छे मिल सकते थे, मैं काम अच्छा कर सकती थी, कन्वीनियंटली सब कुछ होता रहता, उसको चुनती, या फिर मैं एक ऐसी जगह जाती जहाँ मैं किसी को नहीं जानती हूँ। तो पहला वाला ऑप्शन बहुत आसान था, बट मुझे लगा कि नहीं, आसान रास्ता तो सब अपनाते हैं और आसान रास्ते में मैं चलूँगी तो मैं कभी भी अपने आप को ग्रो नहीं कर पाऊँगी, मैं अपने कैरियर को शेप नहीं दे पाऊँगी। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि जैसे मेरे साथ ऐसा था कि मैं घर से बाहर भी जाती थी तो अपने भाई के साथ ही जाती थी। अगर ब्यूटी पार्लर भी जाना है तो भाई लेके जाएगा, मार्केट भी जाना है भाई लेके जाएगा। तो बहुत डिपेंडेंट थी मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए सभी लोगों के ऊपर में, घर के जो मेल मेंबर्स थे। यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना लाइफ में ज़रूरी है, तभी एज अ फुल फ्लेश पर्सनालिटी, क्योंकि पर्सनालिटी में जो दो चीज़ें होती हैं मैं हमेशा कहती हूँ, एक होता है इंटेलिजेंस और दूसरा होता है सोशल स्किल्स। तो मुझे अपने सोशल स्किल्स पे काम करना था। फिर मैं प्रयागराज आई और यहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी, मैं रास्तों को नहीं जानती थी, मैं लोगों को नहीं जानती थी, मुझे अपने हॉस्पिटल तक का रास्ता नहीं पता होता था। कई बार मैं ऑटो से ऐसे बीच में खो गई थी। मैं यहाँ पीजी में रही हूँ, मैं रेस्टोरेंट्स में अकेले खाना खाई हूँ, मैं अकेले पार्कों में टहला करती थी। ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं हिम्मत देती थी। फिर ऐसा वक्त भी आता था कि जब छुट्टी होती थी, कोई लोग ऑफिस नहीं आता था, बट मैं छुट्टी में भी ऑफिस जाती थी, क्योंकि मेरा घर पे मन नहीं लगता था, घर पे कोई होता नहीं था, मैं अकेले रहती थी। तो इसी दौरान काम को मैंने बहुत पैशन से लिया, क्योंकि मुझे भी सीखना था। मैं जस्ट पास आउट होके आई थी, मुझे प्रोफेशन के बारे में, काम के बारे में कुछ नहीं पता था। तो धीरे धीरे काम को करते करते मैं उसको एंजॉय करने लगी, मैं अपना 100% देने लगी। तो पता ही नहीं चला चीज़ें कब कहाँ से कैसे हुई, और मुझे प्रयागराज वालों से इतना प्यार मिला, जो प्रयागराज वासी हैं उनसे। मेरे ऑफिस के लोग बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और मैं ये कहूँगी कि जो भी इस दौरान मुझे मिले हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, केयर किया और इस मुकाम तक पहुँचने में मदद किया। तो प्रयागराज वासियों का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस शहर में ये ओहदा दिया है। मैम, जैसे इतना टिपिकल टाइम, टिपिकल पीरियड अभी हम लोगों ने देखा कोविड का, उस टाइम के बाद अभी अगर आप देखें तो हमारे आपके जैसे कई लोग और हैं जिन्होंने फिनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा झेली है, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। अब ये डिप्रेशन भी एक तरह का मानसिक स्थिति को बयां करता है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो इस चीज़ से उभरें, क्योंकि कई लोग अभी ऐसे हैं जो इस चीज़ से उभर के नहीं आ पाए हैं? आपने जो पैंडेमिक के कारण फाइनेंशियल लॉस हुआ है उस पर फोकस किया है। मैं कहूँगी पैंडेमिक के कारण न सिर्फ फाइनेंशियल, सोशल, साइकोलॉजिकल और कहते हैं ना इंडिविजुअल लेवल पे भी लोगों ने बहुत सारे ऐसे लॉसेस का अनुभव किया है, जो कि सिर्फ व्यक्ति विशेष तक ही सीमित नहीं है। ये कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड ने ग्लोबली इस लॉस को, इस क्राइसिस को झेला है। इस संकट की स्थिति में सभी लोग आए हैं। और आपने देखा होगा कि जितना कोविड के समय मेंटल हेल्थ पे बात हुई है, शायद ही कभी लोग मेंटल हेल्थ पे इतना बात कर रहे हैं। मुझे याद है जब, चूँकि मैं डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरी पोस्टिंग पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए है। लाइक मैं CSC PSC तक जाती हूँ, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक जाती हूँ। प्रयागराज का कोई ऐसा छोटा मोटा जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं गई हूँ। मैं नाम भी नहीं सुनी थी, मांडा हो गया, धनुपुर हो गया, बहुत सारी ऐसी जगह है।
तो वहाँ पे मुझे लोगों को पहले मेंटल हेल्थ के बारे में जब मैं बोलती थी तो बहुत एफर्ट लेके उनको सुनाना पड़ता था, वो इंटरेस्टेड नहीं होते थे। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कोई भी कॉल नहीं आता था। लेकिन कोविड के दौरान जब लोगों ने मेंटल हेल्थ की स्थिति को समझा, जाना, महसूस किया, तो अब आप यकीन नहीं करेंगे, उस छोटे छोटे जगह से भी मेरे पास हमारे जो मेंटल हेल्थ का हेल्पलाइन है उसमें लोगों के कॉल्स आते हैं, लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं मेंटल हेल्थ सर्विसेज के नीड को, और अभी लोग सामने से बोलते हैं कि हाँ मुझे ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। ये ऐसी संकट की स्थिति है जिस पे हम इंडिविजुअल लेवल पे या ह्यूमन लेवल पे कुछ रोक टोक नहीं कर सकते, कोई जोर नहीं है हमारा। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे हमारा कोई जोर नहीं है, और जब हम बाहर की परिस्थिति को बदल नहीं सकते तो हमें अपने अंदर की परिस्थिति को ज़रूर बदल लेना चाहिए। हमें समझना है कि जो लॉस हमने अनुभव किया है वो पूरे शहर ने, हमारे आस पड़ोस ने, पूरे विश्व ने, पूरे दुनिया ने उस लॉस को झेला है। तो इस लॉस से परेशान होना तो आसान है, हम चुप के एक कमरे में बंद हो सकते हैं, रो सकते हैं, जो डिप्रेशन की आप बात कर रहे हैं, उस लॉस को बहुत टाइम तक अगर आप लेके चल रहे हैं अपने दिमाग में कि हमने ये खो दिया, अब कुछ नहीं होगा, उस निगेटिविटी के साथ जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप डिप्रेशन में रहेंगे। लेकिन उस लॉस को एक्सेप्ट करते हुए जो आपका रेजिलियंस है, जो आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज है, आप उस पर काम करके उन ऑप्शंस के बारे में सोचिए कि ठीक है जो गया सो गया, आगे हम इन चीज़ों से कैसे निकले और कैसे इन चीज़ों को प्रोडक्टिव वे में हैंडल करते हुए अपने और अपने परिवार को एक सही जगह पर लेकर के आए जहाँ पे मानसिक और शारीरिक रूप से हम लोग मजबूत हों। तो आप कैरियर ऑप्शंस को देखिए, जो कि जिनको कि बिजनेस में, एक बिजनेस में लॉस हुआ है वो दूसरे बिजनेस में जा सकते हैं, और जिनकी नौकरी छूटी है वो फर्दर और जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं तो जिनकी नौकरी नहीं है वो छोटे मोटे बिजनेस से शुरू कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है इस दौरान, आपने देखा है, तो जाहिर सी बात है अपनों को खोना भी एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा लक्षण है। तो इसको भी ऐसे समझना है कि बहुत सारी चीज़ें ऊपर वाला डेस्टाइन करता है और हमें इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा एक डेवलपमेंटल पीरियड होता है। हर स्टेज पे आपको कुछ ना कुछ परेशानियां मिलेंगी। एक स्टेज पे अगर वो परेशानी हो रही है, हम स्टक हो जाएंगे, तो आगे के स्टेज में हमारा ट्रांजिशन नहीं हो। परिस्थिति से सभी गुजरे हैं, आगे हमारे हाथ में है कि आगे हम इसको एज अ डेवलपमेंट लेके चले कि अपने आप में सकारात्मक सुधार लाना है, परिवार को सही तरीके से उनके साथ सामंजस्य बिठाते हुए कुछ ना कुछ जो पॉजिटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, उस पर काम करना है। मैम, फिजिकल इम्यूनिटी की सब लोग बात करते हैं, जहाँ भी देखिए कि आपको इम्यून होना है, आप काढ़ा पीजिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए। मेंटल इम्यूनिटी क्या है, इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे फिज़िकल हेल्थ के लिए हम बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं और उसके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपने जैसा कहा काढ़ा पीते हैं, उन सब जानकारियों पे फोकस करते हैं, वैसे ही हमें मेंटल हेल्थ से संबंधित जानकारियों पे फोकस करना है। अगर हम हेल्थ के डेफिनेशन को देखेंगे तो आप देखेंगे WHO ने कहा है हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट सोशल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल वेलबींग। इसमें सारी चीज़ें शामिल है। तो जैसे शारीरिक चीज़ों पे हम इतना फोकस करते हैं ना, वैसे मानसिक चीज़ों पे भी फोकस करना है, तभी हम स्वस्थ कहला सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी हम रोते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान होते हैं, बट थोड़े अंतराल के बाद वापस से हम जो हैं अपने सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर की मेंटल इम्यूनिटी कैसी है, जिससे कि किसी को कम समय में लोग जल्दी से सामान्य हो जाते हैं और किसी को समय लगता है ज़्यादा सामान्य अवस्था में आने में। तो जिनको ज़्यादा समय लगता है उनकी मेंटल इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर होती है। कोविड के दौरान ही बहुत लोगों की जिनकी अच्छी भी थी उनकी कमज़ोर हो गई है। तो आप मेंटल हेल्थ के इस इम्पोर्टेंस को समझते हुए समझिए कि मैं अपने मेंटल हेल्थ को लेकर के वैसे ही कंसर्न हूँ जैसे मैं अपने फिजिकल हेल्थ के लिए होता हूँ। जैसे मैं सर्दी खांसी बुखार के लिए फिजिशियन के पास जाता हूँ, वैसे ही अगर मेरे मन मिजाज में बदलाव है, सोच विचार में बदलाव हो रहा है, मैं काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करूँ और मैं अपनी दिनचर्या में वो सारी चीज़ें शामिल करूँ जो मुझे मेंटली कहीं ना कहीं खुश रखता है, सेटिस्फाइड रखता है। बहुत लोगों को आप देखेंगे कि पेट्स को खाना खिलाना अच्छा लगता है, किसी को ऐसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है जो कि नीडी पीपल होते हैं। जैसे हमारे अपार्टमेंट में कुछ लोग बुजुर्ग हैं, तो जब भी मैं बाजार जाती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके लिए क्या लाना है, मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर सकती हूँ, तो ये करना मुझे अच्छा लगता है।
या किसी के कुछ हॉबीज़ रहे हैं थ्रू आउट लाइफ, आपने कभी उन हॉबीज़ पे टाइम नहीं दिया है, कहीं ना कहीं दिल में कसक है कि मैं वो नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाई टाइम ना होने के कारण, तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपका खाली समय होता है उसको इस तरीके से प्रोडक्टिवली यूज़ कीजिए कि उस दौरान आप अपने शौक को समय दीजिए। कोई भी निगेटिविटी आती है तो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं देना है, क्योंकि हम सोच को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उस पर अटेंशन देना है कि नहीं देना है, इस पर काम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हेल्दी हैबिट हैं जिससे आप अपने मेंटल इम्यूनिटी पे काम कर सकते हैं, मेंटली इम्यून हो सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, अभी आपने देखा है और हम सब ने देखा है कि कोरोना की जो परिस्थिति रही है उसमें जैसे हमने फिजिकली लड़ाई लड़ी है, उसे कहीं ज़्यादा हमने मेंटली लड़ाई लड़ी है। तो फिजिकली आप कितने भी इम्यून हो, अगर आप साइकोलॉजिकली इम्यून नहीं हैं तो शायद कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, आप उससे सही तरीके से बाहर नहीं आ सकते। मैम, एक तो ये चीज़ बताइए मुझे कि हमारे समाज में लोगों की धारणा ये बनी हुई है, हमें बुखार होता है तो हम फिजिशियन के पास जाते हैं, हमें कोई किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम है तो हम मान लीजिए एमबीबीएस डॉक्टर जो और हैं जो ऑपरेशन करते हैं, एमएस हैं, उनके पास जाते हैं। लेकिन जब दिमाग की बात आती है तो जब हम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं पागलों के डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ। तो ये जो धारणा है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं देखते आई हूँ कि यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे नहीं हर जगह पे मैं कहूँगी, लोगों को मेंटल हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस की कमी है। जैसा मैं अभी आपको बताई हूँ कि फिज़िकल हेल्थ को लेकर के हम इतने ज़्यादा सोचते हैं, कंसर्न्ड होते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं क्योंकि हम मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट को जानते ही नहीं हैं। मैं किसी से भी जाके पूछती हूँ कि बताइए, जब भी मैं सेमिनार कंडक्ट करती हूँ, वर्कशॉप, मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, कोई नहीं बता पाता है उस समय। तभी मैं समझ सकती हूँ कि हाँ, लोग जो हैं मेंटल हेल्थ को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। हमें समझना है कि माइंड जो होता है ना, वो हमारे पूरे बॉडी का रिमोट कंट्रोल होता है। जब आप रिमोट कंट्रोल को सही तरीके से चला सके, उनकी बैटरी को चार्ज कर सके, रख सके, उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो आप पूरी बॉडी को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आपको समझना है कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, क्योंकि बचपन से ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं की गई है, हमें वो एक्सपोजर नहीं मिला है कि जैसे बुखार अगर 3-4 दिन से ज़्यादा रहा तो हमें तुरंत फिजिशियन के पास घर वाले ले जाते रहे हैं, 50 तरीके का टेस्टिंग करवा देते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवा देते हैं। वैसे कभी उदास देखते हुए कोई हमें लेकर के नहीं गया कि साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास चलो। इसलिए ये चीज़ें जो हैं हमें थोड़ा सा एबनॉर्मल तरीके से लगता है, लोग इसके लिए पागल शब्द का यूज़ करते हैं, मजाक बनाते हैं। बट आपको समझना है कि तब परिस्थितियाँ दूसरी थी, अब परिस्थितियाँ दूसरी हो गई हैं। अब आप खुद फील कर सकते हैं, अभी मेरे पास कई सारे ऐसे यंग एज के केसेस आ रहे हैं जो कि पढ़ने खेलने की उम्र होती है, बट उनके अंदर एडिक्शन से रिलेटेड केस होता है, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन हो या फिर जो सब्सटेंस रिलेटेड एडिक्शन होते हैं, लव अफेयर के कारण सुसाइडल हो जाते हैं, कंपटीशन में अगर वो सक्सेस नहीं कर पाते हैं तो फिर वो फेलियर को लेकर के सेल्फ हार्म बिहेवियर उनके अंदर रहता है, और घर वालों के साथ एडजस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो पहले ये सारे इश्यूज नहीं होते थे, इसलिए लोग इन चीज़ों को उतना महत्व नहीं देते थे, और उस कारण उन लोगों ने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ट्रीटमेंट को स्टिग्मा माना था। और पहले इतना रिसर्च और साइंस डेवलप नहीं था कि जब हमारे मन मिजाज या व्यवहार में परिवर्तन होता था तो हम उसको ऐसे ले कि ये भी मन की परेशानी होती है। इसीलिए पुराने कई सारे आप ऐसे कॉन्सेप्ट सुनेंगे जो आज भी लोग यूज़ करते हैं कि इसको हिस्टीरिया हो गया है, इसकी शादी कर दो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी मानसिक परेशानी के अंतर्गत आता है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि उसके ऊपर भूत आ गया है, उसके ऊपर आत्मा आ गई है, उसको भूत दिखता है, ये भी मानसिक परेशानी होती है। पुराने समय में ऐसा नहीं था कि इसको मानसिक परेशानी की श्रेणी में ला करके उस विशेषज्ञ को दिखाया जाए, बट इस समय ऐसा है, सारी सुविधाएं हैं। तो जो भी व्यक्ति समझते हैं इन परेशानियों को, वो हमारे पास आते हैं। जिनके अंदर जागरूकता कम होती है वो फिर आने से झिझकते हैं। तो आप सभी लोग जागरूक होइए इन मानसिक परेशानियों से संबंधित परेशानियों को लेकर के, और जागरूक होने के बाद आप इसको लेकर के एक्सेप्टेंस लाइए, नॉर्मलाइज कीजिए, क्योंकि हम नहीं करेंगे, हमारा जनरेशन नहीं करेगा तो कौन करेगा। जैसे पहले हमारे घर के लोगों ने हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी, कि आप चाहते हैं कि आपके अगली पीढ़ी भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के ऐसे ही शून्य हो, उसको कुछ नहीं पता हो। जबकि हमारी पीढ़ी ने कोरोना काल जैसे ऐसे पैंडेमिक को झेला है जहाँ पे मानसिक
परेशानी या मानसिक परिस्थिति को हम के इम्पोर्टेंस को हमने समझा है, तो क्यों ना इन चीज़ों को हम समझते हुए आगे आएँ और हम इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करें कि जैसे हम फिजिशियन के पास जाते हैं वैसे ही हम साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों के पास में जाएं, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो बॉडी का रिमोट कंट्रोल है और हमें रिमोट कंट्रोल की भी परवाह करनी है। मैम एक सवाल थोड़ा सा लीक से हटके, समलैंगिकता, इसको कई लोग या पुराने बुजुर्ग भी जो हैं जिनके मुंह से हम सुनते चले आ रहे थे, पहले तो ये चीज़ उन्होंने देखी नहीं और देखी भी तो अनसुनी कर दी। अब आज के समय पे गवर्नमेंट ने भी उसको अनुमति दे दी है, कई सारी चीज़ें ऐसे उनके लिए हो गई हैं, उसको भी लोग मानसिक बीमारी के तौर पे ही लेते हैं। उस बारे में क्या कहेंगे आप? पहले तो आपने ये वर्ड बोला है उसके लिए मुझे खुशी हुई, क्योंकि आज भी लोग होमोसेक्सुअल या समलैंगिकता बोलने में हिचकते हैं, बोलते नहीं हैं। और इसके बारे में मैं अपने एक छोटे से केस को लेकर के आपको बताऊंगी। कल ही मेरे पास एक लड़की आई थी, 25 साल की थी, 24-25 साल की थी, और वो जो बच्ची थी होमोसेक्सुअल थी। उन्होंने बताया जब वो ट्रीटमेंट के लिए आई थी, आप देखिए कि जनरेशन हमारा कितना अवेयर हो रहा है। 24-25 साल की बच्ची है और उसको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, तो वो मेरे पास में आई है। उसके साथ ये हुआ था कि बचपन में उसकी भाभी, दूर की भाभी और दूर की दीदी ने उसके साथ सेक्सुअली उसको एक्सप्लॉइट करा था। तो इसकी वजह से उसका जो इंटरेस्ट है वो लड़कियों में ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि उन्होंने जो भी सेक्सुअल प्लेजर होता है, एक्साइटमेंट होता है, वो सब किसी ना किसी फीमेल जेंडर से उनको मिला। तो एक्सपोजर चूँकि मेल जेंडर का नहीं रहा, तो सेक्सुअलिटी उनकी फीमेल की तरफ गई, अटैचमेंट बढ़ा, और आगे चल कर के जब उनके घर में भाभी आई तो उसने भी भाभी के साथ वैसे ही रिलेशनशिप की एक चाहत रखी और वैसे ही भाभी के पास भी गई। बट चूंकि ये जो अपनी भाभी थी वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती थी, उनका उन चीज़ों पे अलग टेक रहा, तो इस चीज़ की शिकायत उन्होंने घर में कर दी, जिसको लेकर के बच्ची बहुत परेशान हुई और बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे नहीं पता ये क्या है, बट मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि वो मुझे नहीं लाइक करती है, मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ। इसमें मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आज तक लोगों को नहीं पता है कि सेक्सुअलिटी क्या होता है, सेक्स क्या होता है और जेंडर क्या होता है। हमें पता होना चाहिए सेक्स और जेंडर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। सेक्स क्या होता है कि बायोलॉजिकली हम मेल हैं या फीमेल हैं। सेक्सुअलिटी हमारे प्रेफरेंसेस होते हैं, ओरिएंटेशन होता है, और सेक्स जो होता है वो जेंडर जो होता है, सॉरी सेक्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ। जेंडर जो होता है वो कहीं ना कहीं एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो हमारे रियरिंग प्रैक्टिसेस रहे हैं, जो हमारी कल्चरल चीज़ें हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे सेक्सुअल रोल को डिफाइन करता है। तो चूंकि उस बच्ची का एक्सपोजर ही हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं फीमेल जेंडर से रहा है, और बायोलॉजिकली तो वो फीमेल थी, लेकिन सेक्सुअलिटी उनकी क्या हुई, कहीं ना कहीं फीमेल की तरफ, फीमेल ओरिएंटेशन जिसको हम होमोसेक्सुअल कहते हैं, लेस्बियन कहा जाता है, उस तरफ चला गया। तो ये एबनॉर्मल नहीं होता है, हम इसको एबनॉर्मल नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी कोर्ट ने भी माना है। इसे हमें समझना है कि जो बायोलॉजिकली हम जैसे हैं वो तो ऊपर वाले ने डिफाइन करा है, लेकिन हमारे प्रेफरेंसेस क्या हैं, क्या चीज़ हमारे इंटरेस्ट में है और क्या हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, और इसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम जिसको अच्छा समझते हैं हम उसके पास जाते हैं, जिनको बुरा समझते हैं उनके पास नहीं जाते हैं। और अगर हम जो अच्छा समझते हैं वो कितना भी लोग बोले कि ये बुरा है, बुरा है, हम नहीं मानेंगे, और ये कहीं ना कहीं फिर हमें हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने वाले स्टेट में लेकर के आ जाएगा। तो इसी को ध्यान रखते हुए हमारे जो लॉज हैं इनके पक्ष में बने हैं, हमें भी इनको ऐसे ही समझना है, क्योंकि उस बच्ची में डिप्रेशन के लक्षण थे, जो इसी कन्फ्यूजन में थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो उनके साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है मैं उसको स्टार्ट की हूँ, और बाकी लोगों से भी मैं कहूँगी कि हम जिन चीज़ों को एबनॉर्मल मान रहे हैं, तो अभी कोरोना में भी आपने देखा है ना, पहले जो चीज़ें नॉर्मल थी वो अचानक से एबनॉर्मल हो गई। हम ग्रुप में बातें करते थे, बिना मास्क के घूमते फिरते थे, कहीं भी चले जाते थे, लेकिन अचानक से हमें कह दिया गया कि आपको घर में रहना है, आपको बिना मास्क के बाहर नहीं जाना है, आपके लिए आपका स्कूल कॉलेज जाना भी नॉर्मल नहीं रहा। तो हम कैसे तय कर सकते हैं कि जो चीज़ें अभी थोड़े टाइम के लिए नॉर्मल या एबनॉर्मल है वो हमेशा के लिए नॉर्मल या एबनॉर्मल होगी। तो चूंकि ऐसे जो केसेस होते हैं समलैंगिकता के,
ये माइनॉरिटी में होते हैं, कम श्रेणी में देखा जाता है, कई लोग नहीं आते हैं प्रोफेशनल हेल्प के लिए, रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो इसलिए लोगों के अंदर इसको लेकर के असामान्यता का भाव है। बट धीरे धीरे हो सकता है जब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, लोगों के प्रेफरेंसेस को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इसको नॉर्मल लेवल पे भी लेंगे। तो मैम जैसा कि आप प्रयागराज में हैं, प्रयागराज में रहते हुए आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले, आप यूथ आइकॉन हैं, हमारे सुनने वालों को और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है हमारे देश की महिलाओं को जो अपने घर से नहीं निकलना चाहती, कुछ करना नहीं चाहती या कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम की वजह से दबी हुई हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैंने अपनी स्टोरी स्टार्टिंग में अभी साझा की थी कि कैसे मेरे सामने 2 ऑप्शन थे और मैं डिफ़िकल्ट वाले ऑप्शन को अपनाई। मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगी कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत आसानी से मिल जाती है और उस कंफर्ट ज़ोन में हम उसको पाके बहुत खुश हो जाते हैं, हमें लगता है यही हमारी दुनिया है। कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें आसानी से मिलती है ना, उसको छोड़ के जिन चीज़ों में कठिनाई है, जो कठिन रास्ता है, उस पे चलने के लिए अपने अंदर हिम्मत लाइए। क्योंकि एक महिला होने के नाते समाज हमसे अपेक्षा करता है कि हम घर में भी कुशल हों, हम काम पे भी कुशल हों, हम परिवार में भी कुशल हों और बच्चों की देखभाल में भी कुशल हों, घर का काम हमें बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, वो भी कुशल हो। तो मल्टीटास्किंग वाले एक्सपेक्टेशंस हमसे रहते हैं और हम एक टास्क में उसी टास्क को लेकर के चले और खुश रहे और उसी को दुनिया मान लें, तो मेरे हिसाब से बीइंग अ फीमेल हमें इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब ना करते हुए अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लेना और उसी में खुश रहना या खुश रहने की सोचना, शायद ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं कई ऐसे फीमेल्स को जानती हूँ जो कि बहुत प्राउडली कहती है मेरे हस्बैंड ये हैं, मेरे पापा ये हैं, बट आज तक मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, ये मेरे या मेरे फादर ये हैं, या मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ। क्योंकि वो लोग जो भी हैं अपने लाइफ में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई है। आप क्या हैं? क्या आपको अच्छा लगेगा आप किसी और की आइडेंटिटी से जानी जाए? मैंने हमेशा अपनी आइडेंटिटी के लिए काम किया है। मैं कहीं भी अपने हस्बैंड, भाई, बाप जो भी है उसका नाम यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि लोग मुझे मेरे नाम से जानें। इसके लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको अगर समाज में अपना कोई मुकाम हासिल करना है तो आप उतने डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने इन रास्तों को अपनाया है तो आप सफलता ज़रूर देखेंगी। मतलब मैं आपको एश्योर करती हूँ कि सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। शुरुआती दिनों में थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और अकेले हैं तो और भी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा आपको। बट ठीक है, अकेले हैं उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, बट ये अकेलापन आपको बहुत आत्मनिर्भर बनाएगा, इतना मजबूत बनाएगा कि किसी भी परिस्थिति में आप चले जाएं, आप कभी भी हार नहीं मानेंगी। तो कोशिश कीजिए, हमेशा ज़िंदगी में कठिन रास्ता अपनाइए। कुछ लोग आपको बुरा भी बोलेंगे बट कुछ लोग आपको भला भी बोलेंगे। तो जब हम बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं घर के नॉर्म्स को भी तोड़ते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स को भी तोड़ते हैं, अपनी जो हमने बाउंड्रीज बनाई हैं उनको भी तोड़ के बाहर आइए, तभी आप समाज में, परिवार में, कम्युनिटी में कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे। तो मैम ये बताइए ना कि ये सारे अवार्ड्स कौन कौन से अवार्ड हैं आपके पास? आपको कितने अवार्ड मिल चुके हैं अभी तक? अभी तक मुझे, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो हर जगह से मुझे अवार्ड मिला है। विमेंस डे पे मिला है, कोरोना वॉरियर के कई सारे अवार्ड मिले हैं और अभी रिसेंटली मुझे इंडिया यूथ आइकॉन अवार्ड 2021 मिला है। उससे पहले मुझे इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला था और अभी एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड जो कि अभी मेरे पास आना है वो बाकी है। और इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड है, अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है। तो मैम जो लोग मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं, जो डिप्रेशन में हैं, जो परेशान हैं, वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आप किस जगह मिलेंगे? प्रयागराज में जो भी लोग हैं वो कॉलविन हॉस्पिटल जो कि मोतीलाल नेहरू डिविजनल हॉस्पिटल है और नक्काश कोने के पास में है, 1 नंबर इलाहाबाद जंक्शन के पास। वहाँ पे ओपीडी नंबर 13 में हमारी पूरी टीम होती है। जैसा मैं बताई हूँ कि मैं जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रयागराज की नैदानिक मनोवैज्ञानिक हूँ, उसी तरीके से वहाँ पे आपको मनोचिकित्सक भी मिलेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता भी मिलेंगे,
और जो साइकेट्रिक नर्स होते हैं वो सभी मिलेंगे। पूरी टीम वहाँ पे आपको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक उपलब्ध मिलेंगे। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर से 1 रुपये का पर्चा बनाना है। आपको जो भी परेशानी है OPD नंबर 13 में आप आइए, मैं ही मिलूँगी आपको वहाँ पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर ईशान्या राज। हमारे आधुनिक समाचार से ऐसे ही जुड़े रहें और हमें सुनते रहें। धन्यवाद।